हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट हेनरीज लॉ और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देख रहे हैं कि एल्टो गैस यदि बबल करता है एट 293 केल्विन, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ एल्टो गैस वुड डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इसमें एज्यूम करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द एंटो गैस जो है वो एग्जर्ट करता है 0.987 बार, और यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ एंटो एट कांस्टेंट टेम्परेचर 293 केल्विन ये दे रखा है हमको 76.48 किलो बार। तो जब सॉलिबिलिटी की बात आती है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, और यहाँ यदि सिंपली हम क्या करते हैं तुम्हारा मोल फ्रैक्शन लिखते हैं और सिंपली मोल फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर बाय के एस से डिवाइड करते हैं, तो हमको मोल फ्रैक्शन मिल रहा है 1.29 × 10⁵। इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज़ यूनिटलेस इन नेचर बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर वन सब्सटेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसके बाद यदि हम बात करें 1 लीटर ऑफ वाटर को, तो 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल ऑफ इट। ओके, क्योंकि सिंपली हम क्या करते हैं H2O का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाता है तुम्हारा सिंपली मॉलिक्यूलर मास उसका हो जाएगा 18 ग्राम्स, और यदि हम 1 किलो को 1 लीटर को कन्वर्ट करें इन ग्राम पर ml, तो सिंपली क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ नथिंग बट 1 ग्राम पर ml होता है। तो जिसके वजह से 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम हमको मिलेगा। तो 1000 नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 1000 बाई 18 करेंगे तो 55.5 मोल्स हमको मिल पाता है। ठीक है, अब इसको यदि रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के केस में, तो N2 क्या हो जाएगा n/n+55.5। तो वहाँ हमारा जो डिनोमीटर में n का वैल्यू है वो बहुत ही छोटा होगा देन 55.5, तो इसलिए इसको लिख दिए हैं n/55.5, और इसका वैल्यू हम लोग 1.29 × 10⁻⁵ पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। तो यहाँ से L का जो वैल्यू है हमको मिलता है, n का जो वैल्यू मिलता है वो हमको मिलता है 0.716 मिली मोल मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस तरह से और नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में है वो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो हमको मिलता है जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यदि जाने का मौका मिलता है, यदि ये नहीं भी मिलता है तो हम लोग ये ऑब्ज़र्व करते हैं जब भी उस सॉफ्टवेयर का ढक्कन को खोलते हैं तो ब्रिस्क रेफ्रिजरेंट मिलता है हमें, जिसमें से CO2 गैस बाहर निकलता है। तो ये इसमें CO2 गैस आता कहाँ से है? तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 को हम क्या करते हैं सॉल्युबल बनाते हैं। CO2 हमारा गैस है। ओवरऑल इनको जब हम क्या करते हैं सिंपली यदि हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इसके वजह से ये क्या करेगा तुम्हारा लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक में इजीली मिक्सेबल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो यहाँ क्या करते हैं कि टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर वी सिंपली इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑन द गैस। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अबाउट स्क्यूबा डाइवर्स। तो स्क्यूबा डाइवर्स मेनली क्या होता है कि जो पानी में गोता लगाते हैं, गोताखोर, हिंदी में उसको गोताखोर ही कहते हैं। तो मेनली क्या हो जाता है कि जब ये सिंपली तुम्हारा वाटर से सी लेवल के डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में जाते समय क्या होता है प्रेशर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगा। तो जिसके वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो ब्लड में घुलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसके वजह से डाइवर्स नीचे जाता है तो उस समय सॉलिबिलिटी उनमें होना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है तो प्रेशर जैसे ही रिलीज़ करेगा तो उसमें से जो डिज़ोल्व गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो गैसेस फॉर्म में आना कन्वर्ट कर देंगे, और वो नथिंग बट फॉर्मेशन बबल्स का फॉर्मेशन करवाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। उसमें से नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है ब्लड कैपिलरीज में बबल बना देता है और मेनली ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने की वजह से यदि फ्लो में ब्लॉकेज आता है तो क्या होगा, हाई हेवी पेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, मेडिकल कंडीशन उसको बोलते हैं बेंड्स, और ये क्या होता है हाईली पेनफुल होता है और डेंजरस फॉर लाइफ होता है, डेंजरस टू द लाइफ। तो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं
ऐसा इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस में क्या होगा, हम सिंपली तुम्हारा हीलियम का यूज़ करते हैं। हीलियम क्या करता है, उन बबल्स को छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और नाइट्रोजन गैस का सप्लाई भी करवाते हैं सिलेंडर में, जिसके वजह से फ्लो ऑफ जो गैस है वो पर्टिकुलरली होता रहता है, जिसके वजह से रिस्पिरेशन मेथड में वो हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन यदि बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो हिल क्लाइंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या बोले थे कि जैसे ही हम सरफेस से नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो वैसे सरफेस से यदि ऊपर जाएंगे माउंटेन की तरफ तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। तो जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी सॉल्युबल ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होना स्टार्ट कर देता है और बाहर आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है तो हम लोग को फील होता है कि एनॉक्सिया जैसा फील होना स्टार्ट हो जाता है, बेहोशी की हालत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय में हम क्या करते हैं, सिंपली ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वो बना हुआ रहे। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। तो जब हम भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विथ टेम्परेचर यदि बात करते हैं हम, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिंपली क्या बता रहे थे अभी कि राइज इन टेम्परेचर जैसे होगा वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है। वाई, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सिंपली क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं वो इजीली वोलेटाइल नेचर के हो जाते हैं, और वो वहाँ से डिज़ोल्व कंडीशन से वो क्या करेंगे, अपना सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा ली-चार्ल्स प्रिंसिपल को भी फॉलोड करता है, जहाँ पे डिसोल्यूशन प्रोसेस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं ना कहीं हमारा एक्सोथर्मिक नेचर शो कर रहा है। तो एज डिसोल्यूशन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिंपली सॉल्यूशन और मेनली गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस। तो स्पेशली लिक्विड, यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड रहेगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो इस केस में हमारा क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की यदि बात करते हैं, तो यहाँ जनरली हम ले रहे हैं सॉल्वेंट एज अ लिक्विड, और सारे हो सकते हैं सॉल्यूट में तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि हम लोग स्ट्रिक्ट करते हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट सॉलिड इन लिक्विड, सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन जहाँ पे क्या करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड वाले सॉल्यूशन में हम कंसीडर करते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है, वन और मोर वोलेटाइल, तो वोलेटाइल नेचर का कंपोनेंट हो सकता है सॉल्यूशन में। मेनली लिक्विड सॉल्वेंट जो होगा वो वॉलेटाइल हो, और सॉलिड जो हो सकता है वो वॉलेटाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम लोग मेनली यदि पढ़े वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ सॉलिड भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो इसमें क्या लेते हैं, 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स ले रहे हैं, दोनों ही वॉलेटाइल है, 1 और 2। एक हमारा सिंपली 1 और 2 से डिनोट करवा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे और अगेन इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। तो उसके बेसिस पे वेपर प्रेशर सिंपली क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेल एज ऑन द कंटेनर। ठीक है, सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो उस केस में हम बताते हैं उस तरह से। तो जो कंपोनेंट है उसको हम सिंपली 1 और 2 से डिनोट यदि करवाते हैं, तो जो पी टोटल आएगा वो कहीं ना कहीं सम ऑफ P1 प्लस P2 आएगा। ठीक है, ये हेल्प करवाता है रॉड्स लॉ। ठीक है, ये रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कराने में हेल्प करता है रॉड्स लॉ, जो कि स्टेट करता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, मतलब वॉलेटाइल लिक्विड्स होना चाहिए, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ सिंपली क्या बोलता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और लिक्विड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए P1 नॉट का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड, जो भी हमारा प्योर लिक्विड है यदि उसी को रखें और वो जो पार्शियल प्रेशर जितना क्रिएट करवाता है उसको हम P1 नॉट से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ऑफ P2 सिंपली क्या हो जाएगा, कंपोनेंट 2 से P2 इक्वल टू
नॉट टू x2 Chi2 हो जाएगा। और यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को भी यूज़ करवाएंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बताता है कि जो भी टोटल पार्शियल प्रेशर होगा वो कहीं ना कहीं सम ऑफ द कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स के बराबर होगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 और P2 का यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो ये सिंपली हमको देता है Chi1 P1 नॉट प्लस Chi2 P नॉट 2। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 1 माइनस Chi नॉट 2 से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही कंपोनेंट है तो Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसके वजह से हम जब इसको देखते हैं तो सिंपली हमको मिलता है क्या, P1 नॉट P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 इंटू Chi2। इससे हम डिनोट कर सकते हैं। ये P टोटल का यूज़ करेंगे जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन, ग्राफ्स की मदद से यदि समझे तो ग्राफ में भी सिंपली हमको क्या दिखता है, हमको एक तरफ दिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में Chi1 इज इक्वल टू 1 और राइट साइड में Chi2 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो जब हम क्या करेंगे, सिंपली और वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं उधर से हम लोग ऊपर की तरफ। तो सिंपली जब Chi1 इज इक्वल टू 1 रहता है तो यहाँ पे हम डिनोट करवा रहे हैं P1 नॉट। लेकिन जैसे ही हम मूव करेंगे राइट की तरफ तो Chi1 का वैल्यू घटेगा और Chi2 का वैल्यू बढ़ेगा। तो जिसके वजह से ये क्या करता है, ओवरऑल स्ट्रेट लाइन से P टोटल का दिखाए हैं, और जैसे लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो P1 नॉट का वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। वेरएज Chi2 का वैल्यू देखेंगे तो P नॉट 2 का वैल्यू वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लॉट करते हैं, और जब भी हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।